Good afternoon, friends. My name is Vinod Ram Kaushal and you're watching Physics Learning Platform. बच्चों ये क्लास जो ये लेक्चर होने जा रहा है ये क्लास 11 के लिए है और क्लास 11 में हमने ऑलरेडी एक नया चैप्टर शुरू कर दिया है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें हमने इलास्टिसिटी की बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, उसको थोड़ा सा समझते हैं फिर उसको लिखना शुरू करते हैं। मान लो ये कोई बॉडी है हमारे पास, स्टील की कोई बॉडी है, कोई भी जनरली स्टील लेते हैं क्योंकि इलास्टिक ज्यादा होता है बच्चों। बार बार आप ये मत सोचना कि सर स्टील स्टील क्यों कर रहे हैं। कोई भी मेटल की बॉडी है, कोई शाफ्ट है, कोई रोड है, ठीक है। जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं, इसको खींच रहे हैं, तो खींचेंगे लेकिन ये खींचना नहीं चाहती है, ये तो अपने आप से इक्विलिब्रियम में है, ये खींचना नहीं चाहती है। आप इसको खींचेंगे, आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसके मॉलिक्यूल्स की जो इंटर मॉलिक्यूल जो स्पेस है बीच में उसको आप चेंज करना चाहते हैं, ज्यादा या कम करना चाहते हैं, तो ये इसको रोकेगा। इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रेस में आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, आप जो काम करना चाहें और ना हो, आप रहना, देखो इसके मॉलिक्यूल्स जो है बॉडी के, ये रेस्ट में रहना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम में। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप है ये उतना ही रखना चाहते हैं क्योंकि वही उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तभी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब कोई फोर्स लग रहा है तो इसको मजबूरन जो है अपनी इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसे फोर्स लगा है तो उसके चक्कर में ये स्ट्रेस में आ जाएगा। इसी को स्ट्रेस बोला जाता है। जो स्ट्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी पर यूनिट एरिया। देखो अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया, आपने ऐसे फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, इस तरीके से, तो इसके अंदर एक इस तरफ जो है फोर्स डेवलप हो जाएगा, इस तरफ फोर्स डेवलप हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स, जो कि इसको वापस लाने की कोशिश करेगा। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो पापा मम्मी उसको खींच के जाते हैं स्कूल के लिए, वो करता नहीं वापस, ठीक है। कुछ उसी तरीके से इस तरफ आपने फोर्स लगाया और इस तरफ रेस्टोरिंग फोर्स लग जाता है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो। तो रेस्टोरिंग फोर्स जो लगा बच्चों, मान लो, देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम्स बनाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये वो कोई शाफ्ट है, यहां से देखोगे तो चौरसी दिखेगी, इधर से देखोगे तो गोल दिखेगी ना। ये यहां से देखने में तो चौरसी लग रही है। मान लो किसी ने यहाँ पे फोर्स लगाया F और ये आपने फिक्स कर रखा था, कहीं मशीन में फिक्स था या कोई दीवार में फिक्स था, आपने यहाँ फोर्स लगाया, इसको खींचना चाहा, तो ये क्या करेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स लगा देंगे, रेस्टोरिंग फोर्स लगा देंगे। आपने जो फोर्स लगाया है मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये एरिया है मान लो 10 मीटर स्क्वायर, लगने से देखने से नहीं लग रहा है पर मान लो 50 न्यूटन लगाया और 10 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना बच्चों, ये इलास्टिक लिमिट तक की बात कर रहे हैं हम, अभी आगे हम पढ़ेंगे आफ्टर इलास्टिक लिमिट। अभी इलास्टिक लिमिट की बात करें, मतलब आप खींच रहे थे और ये वापिस लगा रहा था, ठीक है, इलास्टिक लिमिट की बात है, ये वापिस आने की कोशिश कर रहा है। तो रेस्टोरिंग फोर्स भी इलास्टिक लिमिट तक उसके बराबर ही होता है, तो ये भी 50 ही लगा देगा, जो आपने लगाया वो ये लगा देगा। तो ये 50 न्यूटन इस सारे एरिया पे लग रहा है भाई। ये जो गोल एरिया है, अगर आप इसको ऐसे करके देखें, इस सारे एरिया पे 50 न्यूटन लग रहा है। तो कहेंगे कि भाई 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लग रहा है, तो देखो 10 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है 50 न्यूटन, 10 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है 50 न्यूटन, 1 मीटर स्क्वायर पे लगेगा 50/10, यानी कि 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस आ गया बच्चों, इसको स्ट्रेस बोलते हैं कि यूनिट एरिया पे, देखो मीटर से एरिया, यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स को मापने का एक तरीका ही तो है, ये भी तो इंटेंसिटी ही हुई, एक तरह से प्रेशर जैसा है कि भाई प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर उसका पूरा नाम होता है। तो ये भी एरिया के साथ कितना प्रेशर लग रहा है, मतलब यूनिट एरिया में जो आपको टोटल आपने फोर्स लगाया, जो रेस्टोरिंग फोर्स टोटल लगा इतने एरिया पे, तो यूनिट एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर के हिस्से में कितना फोर्स बाटे आया, है ना, इतना डिवीजन मिला उसको। ठीक है बच्चों, तो ये एक वे है, तरीका है। जैसे कि कोई अगर कह दे कि भाई मैंने 1 लाख रुपए बांट दिया, आज मैं कह दूं मैंने 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कोई कहे अरे 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हाँ भाई 1 लाख रुपए कर दिए, बोले कहाँ कर दिए, पूरे इंडिया में बांट दिए सब लोगों को। अरे भाई फिर तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे इंडिया में कितने करोड़ लोग हैं, आपने 1 लाख रुपए दिए तो एक आदमी को 1 पैसा भी मतलब बहुत कम मिला होगा, ना के बराबर मिला है।
फिर मैं कहूँ नहीं भाई वो 1 लाख रुपए मैंने अपने शहर में बांटे हैं, तब भी लगे शायद किसी को 1-1 रुपया या 1-1 पैसा मिला होगा। लेकिन कहूँ अपनी गली में, फिर अपने घर में, है ना, तो आप कम है या ज्यादा है, चीज की अमाउंट, उसकी इंटेंसिटी आप कब जानते हैं? जब आप यूनिट, एक बंदे को कितना मिला, 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है ना। ऐसे ही अपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जानी थी कि 1 किलोग्राम के मास पर कितना फोर्स लगा रहा है दूसरा मास। ठीक है बच्चों, जैसे अगर कोई कहे कि भाई मैं 2000 किलोमीटर चल के आया हूं 10 घंटे में, तो कहेंगे यार 2000 किलोमीटर 10 घंटे में, ऐसे आइडिया नहीं होता है। फिर वो सोचेंगे 1 घंटे में कितना चला, 2000/10 यानी कि 200 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 घंटे में 200, अच्छा ठीक है। तो मतलब आप एक यूनिट पे अगर आपको चीजों की वैल्यू पता चल जाए कि 1 घंटे में या 1 सेकंड में या 1 मिनट में या एक बंदे को कितना मिला, तो आपको उसका आइडिया हो जाता है कि रियल में उस चीज की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम स्ट्रेस की बात करेंगे। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया है, इसको एक बार साफ कर लेते हैं। अब स्ट्रेस को अच्छे से शुरू करते हैं। अब तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था बच्चों। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को बच्चों सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा, इसको लिखा जाता है सिग्मा। ठीक है, इस सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल होता है रेस्टोरिंग फोर्स, यहां लिख दो, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब पूरे एरिया पे जो फोर्स लग रहा है, पूरे मतलब फोर्स को पूरे एरिया से डिवाइड कर दो तो यूनिट एरिया पे आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? सिग्मा इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रेस का फॉर्मूला हुआ। अब स्ट्रेस कई तरह का होता है, स्ट्रेस कई तरह का होता है। ठीक है, अब कई बच्चे सोच रहे होंगे एफ आर लिखा है, एफ आर ही होता है ना, डेफिनेशन में यही बताया था। आगे क्वेश्चन में हम एफ आर को एफ ही ले लेंगे, एफ आर को एफ ई मतलब एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया ले लेंगे, एक ही बात है। क्यों? विद इन इलास्टिक लिमिट, तो जितना फोर्स बाहर से लग रहा है उतना ही अंदर लगा देती है बॉडी। ठीक है, तो इसको ऐसे ले सकते हो, विद इन इलास्टिक लिमिट है बच्चों। ये है विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, जब तक इलास्टिसिटी है उसकी। ठीक है, अब जब ये टाइप ऑफ स्ट्रेस देखो, मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ साथ बताऊंगा। स्ट्रेस के साथ पहले स्ट्रेन भी देख लो क्या होता है। एक चीज होती है स्ट्रेन करके, स्ट्रेन। अच्छा, इसकी अगर यूनिट देखो तो क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट्स क्या होंगी? यूनिट्स अगर फॉर्मूला है तो यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर फोर्स नीचे एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी बोल देते हैं भाई, है ना, पास्कल, पीए उसका शॉर्ट फॉर्म है पास्कल का, वैसा ही होगा। ठीक है, अब आता है बारी स्ट्रेन की। स्ट्रेन को कई किताब में ऐसे लिखता है, कई किताब में छोटी ई करके भी लिख देता है, कई में ऐसे थोड़ा सा गोल ई में बड़ा करके लिखता है। तो स्ट्रेन क्या होता है भाई? जब स्ट्रेस आएगा किसी बॉडी में, जैसे मान लो मुझे स्ट्रेस है, कई कहते हैं मुझे स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, उस स्ट्रेस में कई बार नसें फट जाती हैं लोगों की, हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग फेल हो जाता है। ठीक है ना, आपकी आर्टरीज वेन्स जो है वो प्रेशर में फट जाती हैं। तो स्ट्रेस आने से स्ट्रेन आ जाता है, मतलब विकार आ जाता है, चेंज आ गया, आपकी बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ गया, है ना, स्वेलिंग आ जाएगी कहीं बॉडी में, तो चेंज आ गया उसकी डायमेंशंस में, ओरिजिनल शेप और साइज में चेंज आ गया। तब अगर आप किसी बॉडी को ऐसे खींच रहे थे, ये आपकी बॉडी थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया था, ये से बंधा हुआ था, अगर इधर फोर्स लगाते तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्शन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपने इधर फोर्स लगाया था, उसकी वजह से इधर एफ रेस्टोरिंग आ गया था। ठीक है, अब रेस्टोरिंग आने की वजह से, ठीक है, अगर आपने ऐसे लगा करके, इसकी मान लो पहले लेंथ एल थी, आपने एक फोर्स लगा करके इसको थोड़ा सा खींच दिया, यानी कि आप यहां तक आ गए, आप यहां तक आ गए, ये कितना हो गया भाई? डेल्टा एल हो गया, मतलब थोड़ा सा कुछ आपने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स को छोड़ोगे तो हो सकता है वो वापस भी आ जाए, लगभग पूरा आए या कम आए, वो डिपेंड करता है सिचुएशन कहां तक है। तो स्ट्रेन क्या कहते हैं? स्ट्रेन की डेफिनेशन लिख लो पहले, क्या है? ये है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन मतलब डायमेंशन में कितना बदलाव आ गया, टू ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन।
मतलब जो पहले वाली डायमेंशन थी और जो बदली हुई, मतलब कितनी बदल गई, जैसे मान लो ये 10 मीटर था, आपने 12 मीटर कर दिया खींच करके, तो 2 आपने बढ़ा दी, डेल्टा एल की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 ऊपर आ जाएगा, चेंज कितना चेंज हुआ, 2 का हुआ। नीचे जो टोटल है चेंज इन लेंथ, और ओरिजिनल जो पहले थी, पहले 10 थी तो 2/10, ये आ जाएगा स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमेंशन और ओरिजिनल डायमेंशन, इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट्स क्या होंगी, देखो डायमेंशन क्या है, या तो उसकी लेंथ होगी या उसकी ब्रेड्थ होगी। जो ऊपर चीज है वही चीज नीचे है, तो चेंज इन, अगर लेंथ है, इसकी लेंथ बढ़ गई तो ऊपर लेंथ क्या है, मीटर, नीचे भी मीटर, ठीक है। अगर आप कंप्रेस करोगे तो वो भी मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा, कट जाता है। तो ये यूनिटलेस है, यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं है बच्चों, इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। और ये स्केलर भी है, मतलब वेक्टर तो है नहीं। स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर, ये वेक्टर नहीं है, नॉट वेक्टर क्वांटिटी। इसको स्केलर बोल सकते हो, वैसे है तो टेंसर क्वांटिटी, पर वेक्टर नहीं है बच्चों। इसको आराम से आप जोड़ सकते हो स्केलर की तरह से। यूनिट आपने देख लिया, स्ट्रेन की डेफिनेशन जान ली, और आइडिया आपने देख लिया। अब ऐसा करते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस कितने तरह के होते हैं, स्ट्रेस के साथ ही मैं स्ट्रेन बताऊंगा, और फिर इलास्टिक कांस्टेंट भी आ जाएंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सबसे पहला टाइप आता है भाई नॉर्मल स्ट्रेस। क्या आता है बच्चों, नॉर्मल स्ट्रेस। इसको सिग्मा एन लिख देते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस का फॉर्मूला, नोटेशन तो सिग्मा ही है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है, जब आप फोर्स लगाते हो, अप्लाइड फोर्स है, वो एरिया के परपेंडिकुलर है। आपने देखा था ना कि ये अगर आपकी बॉडी थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया था, तो इधर एफ आर आ गया था, इधर एफ था एक्सटर्नल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये एरिया के परपेंडिकुलर है। देखो अगर एरिया हो, आप इसको ऐसे खींच रहे हैं, तो देखो एरिया और फोर्स ये परपेंडिकुलर, देखो एरिया ऐसे, फोर्स बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो एरिया जो होता है नॉर्मल स्ट्रेस में, एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू फोर्स होता है। एफ आर कह लो या एफ एक्स कह लो, देख लो एफ आर भी एरिया पे परपेंडिकुलर है और एफ एक्स भी। तो इसमें एरिया जो है वो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस में दो चीजों का जिक्र होता है। क्या, एक तो आता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक आती है टेंसाइल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस में एक तो हो गया क्या बोलूं, या लॉन्गिट्यूडनल बोल लो। नॉर्मल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं। इसमें एक तो टेंसाइल स्ट्रेस कह लो, टेंसाइल स्ट्रेस, और एक हो जाएगा बच्चों कंप्रेसिव स्ट्रेस। एक है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव का मतलब क्या है टेंसाइल में तो आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उसकी लेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं, टेंशन खींचना चाहते हैं, टेंशन आ गई मतलब खींच रहे हैं, वो तो टेंसाइल हो गया। और आप दबा रहे हैं अगर, कंप्रेसिव। देखो दोनों ही केस में फोर्स एरिया पे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, देखो ये आपकी बॉडी है, कोई थी, आपने एक तरफ ऐसे फोर्स लगाया, एक तरफ ऐसे, ये एफ एक्सटर्नल था, इधर भी एफ एक्सटर्नल, दोनों तरफ से कोई खींच रहा है, तो इस तरफ भी एफ आर लग जाएगा, इस तरफ भी एफ आर लग जाएगा, ठीक है। तो देखो एफ आर एरिया पे नॉर्मल है कह लो, या एफ एक्स एरिया पे नॉर्मल है, तो ये टेंसाइल स्ट्रेस हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस में बच्चों दोनों फोर्सेस जो लगे हैं, जैसे इस तरफ आपने ये एफ एक्सटर्नल लगा रखा है, इस तरफ लगा रखा है, इन दोनों फोर्सेस के जो लाइन ऑफ एक्सिस हैं वो सेम होने चाहिए देखो जैसे अगर मान लो कोई बॉडी है, यही है, अगर मैं इधर इसको एक ही एक्सिस में लगा के खींच रहा हूं, मतलब एक्सिस मतलब समानांतर फोर्स है, फोर्स बिल्कुल एक लाइन में है, तो आप उसकी लेंथ को बढ़ा दोगे। एक लाइन में अगर नहीं है तो वो अलग स्ट्रेस हो जाएगा, उसको बाद में बात करेंगे। तो जो टेंसाइल स्ट्रेस मैंने बताया, जिसमें आप किसी बॉडी की लेंथ को बढ़ा देते हैं, टेंसाइल मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है कि खींच करके आप उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं। और कंप्रेसिव में मान लो ये बॉडी थी, आपने ऐसे फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल तो अंदर वाले क्या करेंगे, इसको कम भी नहीं होने देंगे अपने बेस के
स्पेस को, ये तो बीच के स्पेस को ज्यादा करना चाह रहे थे, इसने नहीं होने दिया। ये कम करना चाह रहे हैं तो नहीं होने देंगे, कम करेंगे तो ये उल्टा फोर्स लगाएंगे, ये एफ आर लगाया, एफ आर लगाया। देखो दोनों ही केस में या तो एफ आर कह लो या एफ एक्सटर्नल कह लो, दोनों एरिया के परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए इसे नॉर्मल स्ट्रेस कहा जाता है। मतलब फोर्स और एरिया दोनों नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं बच्चों, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की यूनिट तो आपने जान ही ली, ठीक है, सब यूनिट वही रहेंगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लॉन्गिट्यूडनल इसने इसलिए कह दिया कि लेंथ के अलोंग है। देखो टेंसाइल स्ट्रेस भी लेंथ के अलोंग है, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लेंथ के अलोंग तो है ही ना, चाहे ये छोटा करना चाहता है ये बड़ा करना चाहता है तो लेंथ के अलोंग। ठीक है भाई, आपने नॉर्मल स्ट्रेस जान लिया। नॉर्मल स्ट्रेस के बाद यहीं पर दूसरी बारी आती है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस का नोटेशन बच्चों अलग अलग किताबों में अलग अलग है। हम तो टाउ लिखते हैं, कई बार सिग्मा एस लिख देता है। सिग्मा स्ट्रेस है तुम्हारे यहाँ पर तो तुम यही लिखो, सिग्मा एस लिख देते हैं। टेंजेंशियल सिग्मा टी लिख दो, चलो सिग्मा टी। टेंजेंशियल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, टी मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस किसे कहेंगे भाई, यहां पर जो एरिया है वो फोर्स के पैरेलल होता है, जो एरिया है वो पैरेलल होता है फोर्स के, एफ आर का हो या एफ एक्स का हो, उसके पैरेलल है। ठीक है, देखो जैसे कैसे इसका डायग्राम ऐसे बताते हैं किताब में आपके यहाँ पर। जैसे मान लो कि बुक है, कोई एक बुक ऐसे रखी हुई है, आप यहाँ पर फोर्स लगाते हो केवल यहाँ पर। देखो नीचे वाली चीज तो इसमें फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा फिक्स हो रखी है भाई, हर दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे इसकी तुलना में ये फिक्स अगर बुक है तो एक मोटी सी बुक को अगर आप ऊपर से धक्का लगाते हो तो वो क्या होता है, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाती है थोड़ी सी, ऐसे ये शिफ्ट कर गई, ऐसे शिफ्ट कर गई। तो बच्चों मान लो पहले ये जो है, पहले ये पूरा इसको x बोल रहे थे आप, और इसको पूरे को l, ये इसकी डायमेंशन थी बुक की। लेकिन ये थोड़ा सा जो है कितना, ये डेल्टा x आगे चला गया, डेल्टा x इतना ही, जितना आगे गया उतना ही ये पीछे दिखा सकते हो। तो डेल्टा x जो आगे चला गया, तो ये जो एंगल बनता है, ठीक है, ये तो मैं स्ट्रेन में चला गया, ठीक है, स्ट्रेन में चला गया, अभी स्ट्रेन की बात बाद में करेंगे। चलो पहले स्ट्रेस ही देख लो। स्ट्रेस क्या है कि भाई आपने जो फोर्स लगाया देखो ये फोर्स लगाया आपने, यहाँ पे ये फोर्स लगाया है, ये फोर्स इस एरिया के पैरेलल है, ये फोर्स इस एरिया के पैरेलल है, तो ये टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा। इसको शियर स्ट्रेस भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है शियर स्ट्रेस। शियर का मतलब तो आप समझते होंगे, शियर ऑफ होना, फिसल जाना। जैसे अगर मान लो क्या कहें, हाँ बहुत सारे कागज हैं आपके पास, कॉपी के जो फाड़ के आपने रख रखे हैं, कागजों का ढेर है, तो आप थोड़ा सा ऊपर अगर फोर्स भी लगाएंगे तो कागज फिसल जाएंगे, ऐसे ऐसे एक दूसरे पे फिसल जाएंगे। जैसे ग्रेफाइट आपने पढ़ रखा हो केमिस्ट्री में, तो ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होते हैं दूसरे पे फिसलते हैं ऐसे। सीमेंट देखो, सीमेंट भी आप ऐसे फिसलते हैं, तो शेयरिंग हो जाती है। यानी कि इसमें मैं एक चीज और कहूंगा, जो ये फोर्स अप्लाइड फोर्स जो है, ये इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होता है बच्चों। यहां पर जो आपने पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस, इसमें तो लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है। यहां लिख दो कहीं, यहां पर लिख देता हूं टाइप ऑफ स्ट्रेस, इसमें कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज सेम। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस जो है सेम होते हैं, इसीलिए आप उसकी लेंथ को बढ़ा या घटा पा रहे हैं। इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन यहां पे लिखा है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन, दोबारा नहीं लिख रहा हूं, समझो टाइम की कमी है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज डिफरेंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस इज डिफरेंट। मतलब देखो कैसे, मतलब है एक फोर्स यहां लगाया तो दूसरा फ्रिक्शन की वजह से जो फिक्स है, नीचे वाला सीधा तो इसके साथ टेबल या जमीन जो भी है ये, उसके साथ ये फिक्स है, तो जब आप इधर लगाओगे ऑटोमेटिक ये यहाँ पर एक फोर्स फील करेगा, है ना, तो ये एक्शन है, ये रिएक्शन होगा। तो ये देखो दोनों फोर्स जो है, इसका लाइन यहां पर है, मान सकते हो, ये लगभग यहां पे लग रहा, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच से ये फटने के चांसेस हो रहे हैं,
ये सिरा इधर रह जाएगा, ये सिरा उधर रह जाएगा। ऐसा लगता है जैसे फिसलने की टेंडेंसी हो रहा हो। तो शियर का मतलब होता है इंग्लिश में फिसलना। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आपको पता चल गया कि जब फोर्स जो है ले दे करके एरिया के पैरेलल हो तो टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। टेंजेंशियल स्ट्रेस के बाद बच्चों आता है आपके पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। कहां लिखूं भाई, नीचे जगह नहीं है क्या, यहीं ले लो। तो मैं इसलिए साफ नहीं कर रहा हूं बच्चों, ये यूज होना है। ऊपर वाले को साफ कर देता हूं, मेरे ख्याल से ऊपर वाले को साफ कर देता हूं। ये हमने स्ट्रेन में दोबारा से देखना पड़ेगा, तो लिखना ना पड़े उसके लिए मैं ऊपर वाले को साफ कर देता हूं, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन की डेफिनेशन आपने लिखी थी। तो अब बारी है भाई नंबर 3, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आप निकाल रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसमें ये जो स्ट्रेस है बच्चों, ये जनरली फ्लूइड में यूज होता है। इसकी बात हम करेंगे, जो मैं कह रहा हूं 10-12 लेक्चर हमने फ्लूइड के लिए पढ़ने हैं, वहां पे करेंगे। यहाँ पे कम रहेगा, सॉलिड्स में कम है, लेकिन एक बार पढ़ रहे हैं तो उसका जिक्र आ गया तो बताएंगे इसको भी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब ये है कि किसी की वॉल्यूम में चेंज आ जाना। वॉल्यूम में चेंज कब आता है, जब या तो आप सिलेंडर पिस्टन पढ़ते हैं, जैसे सिलेंडर होता है, जैसे पिचकारी आप देखते हो, होली पे पिचकारी चलाते हो, तो उसमें पिचकारी में जो आप आगे पीछे ऐसे करते हो तो पिस्टन होता है, और वो सिलेंडर जिसमें वो मूव करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो सिलेंडर पिस्टन में आप करते क्या है, जो पानी है या फिर आप केमिस्ट्री में जनरली गैस वगैरह पे रिएक्शन करते हैं, गाड़ियों में जो इंजन होते हैं आपके, उसमें क्या होता है, जो एयर फ्यूल मिक्सर होता है उसको पिस्टन ऐसे दबाता है ना, उसका प्रेशर बढ़ता है, उसको कंप्रेस करते हैं फ्लूइड को, ठीक है। फ्लूइड में लिक्विड तो कम कंप्रेसिबल होता है और गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होती है बच्चों, ठीक है। कंप्रेसिबल मतलब दब जाना, लिक्विड इनकंप्रेसिबल होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को जानने के लिए आप ये समझो, मान लो यहां पर कोई पानी है, पानी का हमारे पास कोई पानी है, और इस पानी में मैं इसको साफ कर दूं बीच में से, मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई बॉडी है, ऐसे कोई फुटबॉल है या कोई बॉडी है, फुटबॉल ही लगा लो, उसके अंदर हवा भर रखी है आपने। तो जैसे ही पानी में आप किसी बॉडी को डालते हो तो पानी चारों तरफ से उस बॉडी को दबाने की कोशिश करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है। तो हर तरफ से, वैसे मैं 2-4 जगह ही दिखाऊंगा बच्चों, हर पॉइंट पे वाटर जो है फोर्स लगाता है उसके। एक छोटा सा एरिया ये है, इस पे फोर्स लगाएगा, सब पे ये फोर्स लगाता है वाटर हर तरफ से। मैंने सब जगह दिखाया नहीं, आप सब जगह मान सकते हो। यहाँ पे छोटा सा एरिया पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे एरिया ऐसे, इसका छोटा सा एरिया ऐसे, एरिया पे फोर्स परपेंडिकुलर है ना, छोटे छोटे एरिया पे फोर्स लगे हुए हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को क्या लिखें, सिग्मा वी लिख देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, इज इक्वल टू ये क्या लगा, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स आपने एफ लगा रखा है और इसके नीचे आ गया एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर आप इसको स्ट्रेस को प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर लिखा जा सकता है। और प्रेशर भी क्या है, वो देखो इसके अंदर हवा भरी होगी, अगर आपके पास ये फुटबॉल है तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, प्रेशर क्या होता है, एक दूसरे पे फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं यूनिट एरिया पे, तो इनका अपना प्रेशर होगा। अगर यहाँ पर ये है तो ये प्रेशर क्या है, बाहर की तरफ लगा रहे हैं। अगर इसके अंदर एयर है तो एक प्रेशर बाहर की तरफ है, मान लो P0 है, एक प्रेशर इस पानी का अपना P है मान लो, ठीक है। तो ये प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, एक तरह से प्रेशर है, प्रेशर फोर्स है बच्चों। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो F क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो F है बच्चों, ये प्रेशर फोर्स है, इनके प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स आ गया। तो अगर आप यहाँ पे समझो तो आपको पता चलता है कि जो P है, जो इफेक्टिव P है, यानी कि P एक्सेस जो है वो क्या है, देखो P0 तो अंदर से बाहर की तरफ लगा रहा है ये, और P बाहर से अंदर की तरफ इसके ऊपर लग रहा है। ऑफ कोर्स ये ज्यादा होगा, अभी पानी में डाल रखे हैं, तो ये ज्यादा अगर है तो इसका कुछ हिस्सा तो ये P0 काट देगा। जैसे मान लो एक तो चीज ऐसे लग रही है अंदर से बाहर की तरफ, एक बाहर से इस तरफ लग रही है, ये कम है तो ठीक है, इसका कुछ हिस्सा कट जाएगा, कुछ जो बच जाएगा उससे ये दबाएगा। तो यहां पर मैं P एक्सेस लिख रहा हूं बच्चों, P एक्सेस, या फिर इसको डेल्टा P भी लिख देते हैं। P एक्सेस क्या होगा, P एक्सेस होगा ज्यादा माइनस कम, तो P में से P0 घटा दो। देखो P की डायरेक्शन ये है, इसको आप पॉजिटिव लेते हो, P0 ऐसे, यहां पर भी ऐसे, यहां पर ऐसे, जहां F है वो P ही तो है, F है वो क्या, प्रेशर फोर्स है, तो F ऐसे मतलब P ऐसे
और अंदर वाला P बाहर की तरफ, तो आप लिख सकते हो P माइनस पी नॉट, और इसी को डेल्टा P बोलते हैं, P एक्सेस P माइनस पी नॉट हो गया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को P बोलते हैं। P कह लो, एक्चुअल में क्या है, इस P को, ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव P है। कुल मिलाकर जो P लग रहा है वो क्या लग रहा है, P माइनस पी नॉट, तो इसको डेल्टा P कहते हैं बच्चों। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, और फोर्स पर यूनिट एरिया से आपने क्या प्रेशर बोल दिया इसको, कौन सा प्रेशर काम आ रहा है, P तो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे लग रहा है P, लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा पी नॉट भी हो रहा है। जैसे आप किसी को दबा रहे हो और वो थोड़ा कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कोशिश कर रहा है उतना तो आपको काट ही देगा ना। जो आपका बचा, जैसे मान लो बाहर से 10 न्यूटन लग रहा है, 2 ये लगा रहा है, तो आप 8 से ही दबा रहे हो। P एक्सेस यानी कि इफेक्टिव P कुल मिला के क्या है, वो 2 आपने काट दिया तो 8 ही लग रहा है, वो 10 नहीं बल्कि 8 से ही दबा पा रहा है आपको। ठीक है बच्चों, तो ये 3 आपने स्ट्रेस देखे। नॉर्मल स्ट्रेस में एरिया फोर्स के परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल में एरिया फोर्स के पैरेलल है। इसमें एक और एग्जांपल दे रखा है, अगर आप देखो तो वो ऐसा ही है, आप देख लेना किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ सिलेंडर को लेकर के, है ना। चलो भाई, ये आपने देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन भी आता है, तो पहले हमने ये देखा था, तो इसी के रिगार्डिंग स्ट्रेन देखते हैं। पहला स्ट्रेन, ये नॉर्मल स्ट्रेस है तो नॉर्मल स्ट्रेन कह लो, या तो नॉर्मल स्ट्रेन कह लो बच्चों, या नॉर्मल स्ट्रेन को आप क्या बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहा था ना, इसको ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज्यादा बोला जाता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब भाई, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब क्या है, जब आप या तो उसको खींच रहे थे, भाई लाइन ऑफ एक्शन आपका सेम था, आपने या तो लंबाई बढ़ाई थी या लंबाई घटा दी थी, जब एक ही लाइन में 2 फोर्स लग रहे हैं तो ये होता है। अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग हो गए तो देखो चीर फाड़ के ले जाओगे, आधा हिस्सा एक ले गया, आधा एक ले गया, वो शीयरिंग हो जाएगी, 2 पार्ट एक दूसरे को ऐसे, फिर जैसे मान लो ऐसे बॉडी है तो यूं चली जाएगी या यूं हो जाएगी। तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसे कहेंगे भाई, स्ट्रेन का फॉर्मूला तो कभी बदलेगा नहीं, वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो इसमें लिख लो स्ट्रेस के हिसाब से ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, और यूनिट कुछ नहीं होगी। देखो स्ट्रेस के साथ साथ हम टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ रहे हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा है टाइप ऑफ स्ट्रेन में टेंजेंशियल स्ट्रेन, इसको सी स्ट्रेन भी कहते हैं। सी स्ट्रेन लिख दूं क्या, बड़ा वर्ड है, मैं सी स्ट्रेन लिख देता हूं, और टेंजेंशियल तो पीछे लिखा ही था, वो भी रहेगा, आप समझ लो। टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन का मतलब ये हो जाएगा कि बच्चों, जैसे हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे थे, आपने यहाँ फोर्स लगाया, इसको आगे खिसका दिया आपने, तो ये जो एंगल बन गया यहाँ पर, ये जो एंगल यहाँ पे बन गया इसी को बोलते हैं सी स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन, यानी कि थीटा। अब देखो ये जो ट्रायंगल बन गई बच्चों, ये जो ट्रायंगल बन गई, इसमें अगर आप टेन थीटा लिखो तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन बेस क्या है, एल। तो यहां पर अगर मैं टेन थीटा लिखूं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स बटा एल। अब बच्चों आप किसी चीज को ऐसे करते हुए, तो किताब थी चलो हो गई, अगर कोई सिलेंडर होता, किताब में सिलेंडर का भी एग्जाम्पल दे रखा है, कोई सिलेंडर आपने ऐसे रख रखा है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से कहीं पे रखा है, आप केवल यहाँ पे फोर्स लगाते हो, मतलब यहाँ से बांध रखा है, कोई फिक्स है, तो यहां जब आप फोर्स लगाओगे तो थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो सकता है। ये तो हमने ज्यादा करके दिखाया है, हल्का सा ये मूव करता है, किसी मेटल की बॉडी को फोर्स लगा के हल्का फुल्का ही डिस्प्लेस कर सकते हो, हमने फिर भी ज्यादा दिखाया। तो ये थीटा होता है बच्चों, ये कितना आगे चला गया ये बटा ये थीटा बहुत कम होता है, यू कैन इमेजिन। तो बहुत कम जब होता है तो टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू लगभग इक्वल टू थीटा होता है, बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, तो टेन थीटा का आप थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया सी स्ट्रेन। सी स्ट्रेन को ऐसे लिखा जाता है, थीटा की टर्म में होता है डेल्टा एक्स बाई एल, ये चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। और तीसरा आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यहां पे लिख देता हूं थर्ड वन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन।
वॉल्यूम स्ट्रेन लिख लो, चलो पूरा नाम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूम स्ट्रेन भी लिख सकते हैं। ये क्या होगा भाई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आप चाहो तो साथ साथ लिख भी लो। अच्छा वो तो मैं इलास्टिक कांस्टेंट लिख रहा था, चलो ठीक है, ये तो सही हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या है, देखो जब आपने इस पे प्रेशर लगाया, तो मैं दूसरी केस यहां दिख रहा हूं, देखो ये पानी था, आपकी बॉडी ऐसे थी मान लो, बाहर से जो फोर्स लगा रहा है उसके बाद मान लो आपने उसने उसको पिचका दिया किसी पॉइंट पर, इतना हो गया। पहले वॉल्यूम बड़े वाला था, बाहर से जो फोर्स लग रहा था ऐसे 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 प्रेशर जो भी लग रहा था, उसकी वजह से ये फाइनल वॉल्यूम हो गया अंदर वाला। ये इनिशियल था, शुरू में इनिशियल ज्यादा था, फिर वो पिचका के छोटा हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वो क्या है वी आई, वी आई। आई एफ को हटा करके मैं ऐसे कर दूं, ये क्या है डेल्टा वी, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, इसको मैं डेल्टा वी कर देता हूं, शुरुआत में कह रहा हूं वी ही था, शुरुआत में कह दूं वी ही था। तो बच्चों चेंज इन वॉल्यूम जो है वो क्या आएगा, देखो पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में कम हो गया, तो फाइनल में से कम में से आप ज्यादा घटाओगे तो माइनस आता है, और माइनस ना आए इसलिए यहां पर माइनस लगा दिया जाता है प्लस करने के लिए। ये माइनस जो है ना बच्चों, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन के बाद चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो आपने निकाल तो बच्चों ये आपने पढ़ा टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन। अब इसके बाद आता है, एक मिनट में टाइम देख लेता हूं, हाउ मच टाइम इज गोइंग, 32 सेकेंड्स। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस और टाइप ऑफ स्ट्रेन हो गया बच्चों। मैं चाह तो रहा था कि इसमें थोड़ा सा कांस्टेंट भी बता देता हूं सब चलो साथ के साथ। एक लो होता है हुक्स लॉ, पर मेरे को लगता है 20 मिनट आराम से लग जाएंगे उसमें। ऐसा करते हैं, इसको 35 मिनट से ऊपर वीडियो ज्यादा हो जाती है, आप इसी को बार बार पढ़िए। फिर अगला लेक्चर हम जो लेके आएंगे वो लेके आएंगे इलास्टिक कांस्टेंट यानी कि हुक्स लॉ पे बेस, और एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे भी आधा घंटा उसी में हो जाएगा। मैं कितना ही कोशिश करूं इसको कंप्रेस करने की, फिर वो मजा नहीं आएगा तेजी से करने में, ठीक है। तो बच्चों आज का जो काम है इसको आप अच्छे से कॉपी पेन लेके पढ़ें, लिखें, और किताब में से भी मैं तो कहता हूं किताब को भी रेफर करें और उसे क्वेश्चन भी करें, अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही। ओके बच्चों, गुड बाय।